नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सौरभ आप सभी प्रिय साथियों का फिर से एक बार आपके अपने इस YouTube परिवार प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम लोग आगामी सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी विषय के लिए कुछ विशेष कक्षाएँ आयोजित हमने करी हैं और ये इस सीरीज़ की चौथी क्लास है। इसके पहले वर्णमाला टॉपिक पर हम 3 क्लास देख चुके हैं और मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों ने उन क्लासेस को देख लिया होगा, तभी आप इस चौथे वीडियो पे आ रहे होंगे। साथियों, यदि आप लोगों ने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा हुआ है तो मेरी आप लोगों से यही सिफारिश है, यही गुजारिश है कि आप पहले उन वीडियो को एक बार देख लें, जिससे कि आपका बेस क्लियर होगा और इसके बाद में आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। हमने अपनी लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो था वर्ण, कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और कैसे वर्ण विच्छेद करते हैं और कैसे हम एक शब्द में वर्णों की गणना करते हैं। हमने इन पहलुओं पर चर्चा की थी। आज की अपनी इस क्लास में हम आगे बढ़ने वाले हैं कि जो वर्ण के प्रकार होते हैं, हम सीधे उसमें प्रवेश करेंगे, इंटर करेंगे और हम समझेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हमको पता था कि स्वर वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं और इसके बाद में अयोगभाव वर्ण होते हैं। आज की अपनी इस क्लास में हम शुरुआत करेंगे स्वर की। तो ध्यान देना साथियों, स्वर पूरे के पूरे वर्णमाला टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि आपको पता है कि 3 ही तो प्रकार होते हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगभाव। तो चलिए चालू करते हैं और देखते हैं कि वर्णों के प्रकार में जो पहला वर्ण आता है, जो स्वर होता है, स्वर क्या होता है और परीक्षा में स्वर के संबंध में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं। क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है कि यहाँ से आपको कुछ नया देखने को मिले, बस आपको सीखना वही है जो विगत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं। कुछ ट्रिकी प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर आपको आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्लास को। आज हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक वर्णमाला और वर्णमाला में देखिएगा, जो हम देख रहे थे वर्ण, और वर्णों में से वर्ण का एक प्रकार था स्वर। हमको पढ़ना है स्वर। स्वर क्या होते हैं। यहाँ आज बोर्ड पे मैं जो एक एक शब्द लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, उन एक एक शब्दों से एग्जाम में सीधे के सीधे आप पे क्वेश्चन निकलते हैं। सबसे पहला स्वर क्या होते हैं तो आप बताएंगे स्वर बोलो क्या है, वर्ण है। अपनी अंतिम कक्षा में आपने सीखा था कि स्वर वर्ण भी होते हैं और स्वर अक्षर भी होते हैं। तो स्वर वर्ण होने के साथ साथ अक्षर भी होते हैं। इसका मतलब सभी के सभी स्वर वर्ण भी हैं और सभी के सभी स्वर अक्षर भी हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में एक और आता है कि स्वर, ध्यान देना, ये और क्या हो सकते हैं। तो देखिएगा, इसके लिए एक वाक्य आता है, स्वयं राजन्ते, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। इस कथन का अर्थ क्या होता है। संस्कृत भाषा में एक आपको एक कथन है, ठीक है, एक श्लोक आप इसे कह सकते हैं, श्लोक तो नहीं कहेंगे, एक कथन है और ये कथन है, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। जो स्वयं में क्या होते हैं, राजा होते हैं। अर्थात इस पूरे के पूरे वाक्य का, इस पूरे के पूरे कथन का अर्थ क्या होगा, जो स्वयं को प्रकाशित करें, जो स्वयं को प्रकाशित करें, क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। इस लाइन से हम क्या समझें, देखिएगा, एक तो सीधा का सीधा प्रश्न आया था कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः, इसका अर्थ क्या होता है और किसने इस कथन को दिया था। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। यही लाइन बतलाती है स्वर के बारे में कुछ विशेषताओं को। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं को प्रकाशित करने वाले, मतलब जो स्वर होते हैं यह स्वयं को प्रकाशित करने की क्षमता रखते हैं, खुद को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य स्वर पर या किसी अन्य वर्ण पर निर्भर नहीं होते हैं। तो देखिएगा, इसका मतलब यह है कि स्वर उच्चारित, या बोलेंगे स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वर या वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ये स्वयं में इतने सक्षम होते हैं कि उच्चारित हो जाएं।
ध्यान देना, इसका मतलब यह हुआ कि स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य स्वर की या किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। स्वर स्वयं से उच्चारित हो सकते हैं, इनको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। यही शब्द का अर्थ है क्या बोलिए आपका, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। यही अर्थ बोलो क्या है, जो स्वयं को प्रकाशित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, क्या स्वरों का उच्चारण अबाध रूप से होता है? अबाध रूप से, तो ध्यान देना, इसका मतलब बोलो क्या है, बाधा रहित, बाधा रहित उच्चारण। मतलब यदि आप किसी भी स्वर को उच्चारित करते हैं तो हमारे कंठ में या प्राणवायु में कहीं भी बाधा उत्पन्न नहीं होती। प्राणवायु में, कंठ में बाधा उत्पन्न नहीं होती, इसका मतलब क्या है देखिएगा। सपोज मैं कहता हूं का, यदि आप का को थोड़ा धीमे कहेंगे तो का पहले आएगा और बाद में क्या आता है, आ आता है, का, ठीक है। लेकिन देखिएगा यदि आप बोलेंगे आ, तो आ कहीं भी बोलो क्या नहीं होती, प्राणवायु रुकती नहीं है, रुकावट नहीं आती, बाधा नहीं आती। देखिएगा मैं कहता हूं सा, तो सा आ, सा के बाद में क्या रहा है, आ रहा है, परंतु आप आ बोल के देखिएगा तो कहीं भी आपका बाधा नहीं आएगा। ई, ऊ, ए, ओ, औ, कहीं भी इनके उच्चारण में बाधा नहीं आती। अर्थात स्वरों का जो उच्चारण होता है वो अबाध रूप से होता है। इसका मतलब बोलो क्या है, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो सकता है। स्वतंत्र रूप से उच्चारण या अबाध रूप से स्वर उच्चारित होते हैं। स्वर वर्ण होते हैं, सभी स्वर अक्षर होते हैं, स्वयं को प्रकाशित करते हैं, अर्थात अन्य स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं होते, स्वयं के माध्यम से ही उच्चारित हो जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या होगी स्वर की परिभाषा। और ध्यान देना, प्रीवियस ईयर में, मतलब जितने भी आपके लास्ट ईयर में जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें से कई बार यहाँ से प्रश्न निकले हैं कि स्वर क्या होते हैं। तो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, स्वयं से प्रकाशित होते हैं, किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित नहीं होते हैं, और बोलो क्या है, बिना बाधा के, मतलब बाधा रहित या अबाध रूप से उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। अब आइए देखते हैं कि वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिएगा, कभी कभी ऐसी वैसे प्रश्न आ जाते हैं और क्या पता कि हमने बहुत कुछ हिंदी में पढ़ा होता है, कई बार हमको बेसिक क्वेश्चन ही नहीं बन पाते हैं। तो देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो संख्या में होते हैं कुल 11। कौन कौन से, देखिएगा, शुरुआत होती है आ से। ध्यान देना, हिंदी शब्दकोश में यदि हम स्वर की बात कर रहे हैं, हिंदी डिक्शनरी में, ध्यान देना, हिंदी शब्दकोश में स्वर की शुरुआत हमेशा आ से होती है। तो पहला क्या आएगा बोलिए, आ। इसके बाद देखिएगा, आ के बाद में क्या आएगा बोलिए, दीर्घ आ। फिर बोलो क्या आएगा, ई, फिर आएगी बड़ी ई, फिर आता है ओ, इसके बाद में आता है दीर्घ ऊ, फिर इसके बाद में आता है री, उसके बाद में आता है ए, आई और ओ, और इसके बाद में आता है आओ। ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास में क्या है, यही कुल 11 स्वर होते हैं। आ, ई, ओ, री, ए, आई, ओ, औ। आप यदि इन स्वरों को देखेंगे तो यहां आपको दिखाई दे रहा है कि जो आ है, यहां जो एक है ई, इसके बाद में ऊ और री। ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसे स्वर हैं जिनके योग से बोलो क्या होता है, अन्य स्वरों का निर्माण होता है। आ का योग करेंगे तो संधि के नियम से क्या बनता है, आ बनता है। ध्यान देना, यदि हम ई और ई का योग करेंगे तो संधि के नियम से बड़ी ई बनती है। यदि बोल क्या करेंगे, हम ऊ और ऊ का योग करेंगे तो संधि के नियम से बड़ा ऊ बनता है। देखिएगा, री ये किसी के योग से नहीं बनता, आ किसी के योग से नहीं बनता, ई किसी योग से नहीं बनता। अब देखिएगा, आते हैं किसमें, ए में आते हैं। देखिए क्या होगा, आ धन ई, आ धन ई करेंगे तो क्या बनता है बोलिए, ए बनता है। फिर देखिएगा इसके बाद क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे आ या बड़ा आ, ठीक है, ए या देखिएगा, या सिंपली हम जोड़ देते हैं आ धन ए, तो क्या बनेगा बोलिए आपका, ये आई बनेगा। ओ कैसे बनता है, देखिएगा यहां से ओ बन जाएगा आपका आ धन ऊ। आ धन ऊ क्या बनता है बोलिए, ओ बनता है। देखिएगा, बड़ा ऊ लेंगे या यहां से आप छोटा ऊ लेंगे तो क्या बनेगा बोलिए, ओ बनेगा। यहां आप आ धन ई या बड़ी ई लेंगे तो क्या बनेगा बोलिए, यहां से आपका ये ई बनता है। तो देखिए यहां से क्या हो रहा है, ये आपका कहीं ना कहीं ये जो आप वर्ड देख पा रहे हैं,
छोटे आ को छोड़कर, मतलब लघु आ को छोड़कर, ई को छोड़कर, ऊ को छोड़कर और री को छोड़कर जितने भी अन्य स्वर हैं, कहीं ना कहीं अन्य स्वरों की सहायता से इनका निर्माण हो रहा है। बात उच्चारण की नहीं हो रही, बात इनके निर्माण की हो रही है। तो यही कारण है कि देखिएगा, आ को, इसके बाद में छोटी ई को, मतलब लघु ई को, ऊ को और ऋषि का, इनको हम बोलते हैं, ध्यान देना, इनको हम बोलते हैं मूल स्वर। मूल स्वर, और मूल का मतलब होता है जो बेसिक होते हैं, जो प्रारंभिक होते हैं, मतलब इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता, इनसे छोटा कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ भी होगा इनके बाद ही होगा। तो ये हिंदी वर्णमाला में स्वरों में मूल स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों के अंतर्गत मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और वो कितने होते हैं? आ, ई, ऊ और री होते हैं। इनके बाद ही जितने वर्ण होते हैं वो इनकी सहायता से बनते हैं। तो बचे कौन कौन से? तो देखिएगा, एक हमारे पास में आ गया बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और आई, इसके बाद में ओ, और ध्यान दीजिएगा औ। यदि ये मूल स्वर है तो कितने संख्या में? 4। तो बचे कितने बोलिए? 7। 7 4 कितना होता है? 11। तो इनकी संख्या बोलो क्या है? 7। ये जो आप 7 स्वर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये किसी अन्य स्वर की सहायता से इनका निर्माण हो रहा है। और जब किसी अन्य स्वर की सहायता से इनका निर्माण हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि बोलो क्या है? मिलजुल के बने हैं। मिलजुल कर बनने के लिए एक शब्द होता है, वो होता है संयुक्त, कंबाइन। तो ध्यान दीजिएगा, इनको हम और क्या बोल सकते हैं? जो बचे हुए हैं इनको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। ठीक, ये क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। अब देखिएगा, ये जो मूल स्वर है जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। इसमें एक और विशेषता होती है कि ये जो स्वर होते हैं इनके उच्चारण में हमको बहुत अधिक समय नहीं लगता, तो इन्हें हम बोलते हैं लघु स्वर। क्या बोलते हैं? लघु। लघु का मतलब होता है जिनके उच्चारण में कम समय लगे, लघु स्वर। ठीक है, ध्यान देना। और क्या बोलते हैं? ह्रस्व बोलते हैं। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? कम होना, कम होना या क्षय होना या घटना। तो इसको और क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं, लघु स्वर बोलते हैं। यदि ये लघु स्वर हैं, छोटे स्वर हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, तो ये बोलो क्या होंगे? ये सारे के सारे क्या होंगे? बोलिए, आपके दीर्घ स्वर होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, आ और आ से बनता है बड़ा आ, ई और ई से बनता है बड़ी ई, ऊ और ऊ से बनता है बड़ा ऊ, आ और ई से बनता है ए, आ और ए से बनता है आई, आ और ऊ से बनता है ओ, और आ और ओ से बनता है औ। मेरे साथियों, इस बात का ध्यान रखना, इनको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। लेकिन उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर फिर से इनकी परिभाषा बदलती है। और वो क्या होता है? देखिएगा, जिनके उच्चारण में कम समय लगे वो होते हैं लघु स्वर या ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, और ध्यान देना क्या है? ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? संख्या में कितने होते हैं? 7। संयुक्त कितने होते हैं? 7। मूल कितने होते हैं? 4। और यही बोलो क्या होते हैं? आपके लघु स्वर भी होते हैं, और क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। तो यहां हमने क्या देखा? यहां हम देखे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और मूलतः उनका विभाजन कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। स्वरों का विभाजन अभी और होगा। स्वरों के विभाजन के बारे में प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछता है। ठीक है, ये तो आपके बेसिक, ये आपका प्रारंभिक विभाजन है, ये आपका प्रारंभिक वर्गीकरण है स्वरों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ देखते हैं स्वर के बारे में। एक और बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि क्या स्वरों की मात्रा होती है? क्या स्वरों की मात्रा होती है? तो ध्यान देना, आपका उत्तर आएगा, उत्तर आपका आएगा हाँ, स्वरों की मात्रा होती है। यदि स्वरों की मात्रा होती है तो फिर ये मात्रा क्या है? तो ध्यान देना, क्या है? हमको देखना है मात्रा। ये आखिर ये मात्रा क्या है? और हम क्या बोल रहे हैं? स्वरों की मात्रा होती है, कभी भी व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। यदि हम बात करेंगे तो देखिएगा मात्रा के बारे में, तो क्या स्वर की मात्रा होती है? तो जी हाँ, स्वर की मात्रा होती है। क्या व्यंजन की मात्रा होती है? तो आपको स्पष्ट पता होना चाहिए, कभी भी किसी भी व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, हमेशा क्या बोलिए? स्वर की मात्रा होती है। तो फिर आखिर स्वर क्या होते हैं? तो सुनिएगा, स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मेरे भाइयों,
मात्रा की परिभाषा बोलो क्या हुई, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा की एक और परिभाषा सुनिए क्या होती है, स्वरों के रूप में परिवर्तन, स्वरों के रूप में परिवर्तन, ये बोलो क्या होती है, मात्रा की परिभाषा होती है। स्वरों के रूप में परिवर्तन मात्रा की परिभाषा होती है। ठीक है, तो देखिएगा मात्रा की परिभाषा क्या हुई, स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय या स्वरों के रूप में परिवर्तन, और या तो क्या बोलेंगे, स्वरों के बदलते स्वरूप को मात्रा कहते हैं। अर्थात देखिएगा मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं और देखिएगा प्रश्न में हम क्या बोलते हैं कि सपोज मैंने क्या कहा कि मैंने यहां पास में लिखा एक शब्द लिखता हूं, देखिएगा पत्नी, और आपसे मैं बोलूंगा कि पत्नी में, मैंने यहां लिखा पत्नी, पत्नी शब्द अशुद्ध है किस दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से कि मात्रा की दृष्टि से। तो ध्यान देना यहां पास में क्या है, वर्तनी होगा कि वर्तनी की दृष्टि से दिए गए शब्द में अशुद्धि कौन सी है। वर्तनी का मतलब होता है कि कैसे हम किसी वर्ण को उच्चारित करते हैं। तो देखिएगा यदि आप किसी शब्द को उच्चारित कर रहे हैं और उसका उच्चारण यदि आप गलत कर रहे हैं मेरे कहने का मतलब है, सॉरी, मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आप किसी शब्द को उच्चारित कर रहे हैं और आप उस शब्द का उच्चारण ही गलत कर रहे हैं तो उसका लेखन भी सथा संभव आप क्या करेंगे, बोलिए, गलत ही करेंगे। इसका मतलब यदि आप किसी शब्द को अशुद्ध लिखते हैं तो उस अशुद्ध शब्द की लिखने की शुरुआत किससे होती है, अशुद्ध बोलने से होती है, और बोलने का मतलब क्या होता है, वो वर्तनी होता है। तो सुनिएगा, जब हम किसी शब्द को उसके अशुद्ध रूप में लिखते हैं, मतलब जब मात्रात्मक गलती करते हैं, मात्रा की गलती करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्तनी की दृष्टि से उस शब्द में गलती। तो देखिएगा यहां पास में गलती किसकी हो रही है, क्या यहां पास में मात्रा की गलती हो रही है, यहां मात्रा की गलती तो आप कह सकते हैं परंतु मूलतः नहीं कहेंगे, यहां बोलो क्या है, वर्तनी की गलती हो रही है, वर्तनी। और इसका मतलब बोलो क्या होता है, वर्तनी का मतलब होता है गलत मात्राओं का प्रयोग करना। और ये क्यों हुआ, गलत मात्राओं का प्रयोग तभी हुआ कि जब आपने उस शब्द का उच्चारण गलत किया। ठीक है, जैसे देखिए मैं क्या बोलूंगा आपको, बहु, यदि आप कह रहे हैं बहु तो यहां बोलो क्या कर रहे हैं, आप छोटे उ का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि बोलो क्या होता है, बहु, हा में बोलो क्या होती है, बड़े उ की मात्रा होती है। यदि आप इसका उच्चारण ही गलत करेंगे तो आप इसको लिखेंगे भी गलत। तो ध्यान देना क्या है, प्रश्न बनता है और आपसे पूछेगा कि पत्नी शब्द सही है गलत है। तो ध्यान देना क्या है, जितने भी क्या होते हैं स्त्री सूचक शब्द होते हैं, स्त्री सूचक शब्द प्रायः बोलो कैसे होते हैं, प्रायः दीर्घ मात्रिक। दीर्घ मात्रिक का मतलब क्या है कि उनके अंत में उच्चारण में अधिक समय लगता है। पत्नी, श्रीमती, बहू, ध्यान दीजिएगा, तो यहां से बोलो क्या होगा, ये दीर्घ मात्रिक होते हैं, मतलब उनके अंत में मात्रा कैसी होती है, दीर्घ होती है, बड़ी मात्रा होती है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब पत्नी का सही रूप बोलो क्या होगा, इस प्रकार से पत्नी। श्रीमती में बच्चे बहुत गलती करते हैं, देखिएगा बहुत बच्चे गलती करते हैं, ये इस प्रकार से क्या है, श्रीमती। ध्यान देना, ये मती गलत होता है, यहाँ सही बोलो क्या होगा, सही होगा श्रीमती। तो इस शब्द में बोलो क्या है, इस शब्द में गलती थी मात्रा की, पर हम बोलते क्या है, गलती वर्तनी की थी, क्योंकि वर्तनी का मतलब ही क्या होता है, बोलिए, मात्रा के उच्चारण में गलती, उच्चारण में की गई गलती। तो साथियों ये बोलो क्या हो गया, मात्रा। अभी हम अपनी अगली क्लास में मात्रा के बारे में और पढ़ेंगे कि मात्रा क्या होती है। देखिएगा मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होती है एक मात्रिक स्वर, दूसरा होता है द्विमात्रिक स्वर और तीसरा होते हैं त्रिमात्रिक स्वर। जो एक मात्रिक स्वर होते हैं उनके उच्चारण में कम समय लगता है, क्योंकि मात्रा ही क्या है, स्वरों का उच्चारण में लगने वाला समय। तो जो एक मात्रिक स्वर होंगे उनके उच्चारण में कम समय, जो द्विमात्रिक स्वर होंगे उनके उच्चारण में थोड़ा अधिक समय, और जो त्रिमात्रिक स्वर होते हैं जिनका प्रयोग हिंदी में नहीं, जिनका प्रयोग संस्कृत में होता है, वो उनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। जैसे कि क्या बोलिए, आपका बोलते हैं प्लूत स्वर, ओम भूर्भुवस्सुवः, तो ओम के उच्चारण में अन्य स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है, संस्कृत भाषा में होता है। हिंदी भाषा में त्रिमात्रिक स्वर या जिसको हम बोलते हैं प्लूत स्वर का प्रयोग नहीं होता।
तो साथियों, अपनी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं और साथ में स्वरों के अन्य प्रकार कौन कौन से होते हैं, हम इनको भी पढ़ेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस छोटी सी क्लास में आपको बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हुई होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। क्लास अभी शुरुआती रूप में है, इसलिए छोटी है, अभी इनकी लेंथ है 1 से 2 क्लास के बाद में बढ़ जाएंगी। सारी अच्छाएँ आपके लगभग 40 से 50 मिनट की होंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कम समय में, सीमित टाइम में आपको एक ही वीडियो में दी जाएंगी। तो साथियों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।